विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे एवं शैक्षणिक कार्य में लगे लोगों के साथ साथ जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम बात करेंगे बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य के तहत स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य के आयाम, स्वास्थ्य के प्रकार एवं स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। एक आदमी जो स्वस्थ है और अच्छे से स्वस्थ है वही समाज को, देश को, अपने परिवार को दे सकता है जिसे देने के लिए वो धरती पर आया है। इस धरती पर जो भी मनुष्य आए हैं उसे कुछ न कुछ डिलीवर करना है, दुनिया को दे के जाना है, अपने समाज को, अपने परिवार को दे के जाना है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। जिम्मेदारी हमारी बनाकर भेजी गई है, लेकिन ये सभी चीजें कैसे पूरा होगा, कब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? अगर हम स्वस्थ रहें तब। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये बातें जो शिक्षक हैं या जो शिक्षक होने वाले हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का क्या महत्व है, क्या आयाम है, क्या उद्देश्य है, क्या परिभाषा है, हम बात करने वाले हैं, ताकि स्कूल में, विद्यालय में या कहीं जब वो पढ़ाते हो ये चीजें उनके दिमाग में हो और वो जो जांचते हैं, सोचते हैं, परखते हैं बच्चों को, उसमें एक यह भी दृष्टिकोण। समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। किसी भी चीज पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर और हमारा ये दिमाग यानी मस्तिष्क अच्छे से काम कर लेगा, यही स्वास्थ्य है। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, अगर लिखने की जरूरत पड़े, शरीर एवं मस्तिष्क की ऐसी अवस्था में होना जिससे वो सभी काम सुचारू ढंग से कर सके। शरीर और मस्तिष्क का ऐसे हालात में होना, ऐसी अवस्था में होना जिससे वो सभी काम सुचारू रूप से कर सके। शरीर अपना काम सुचारू रूप से कर सके और दिमाग भी अपना काम सुचारू रूप से कर सके, यही स्वास्थ्य का परिभाषा है। इसको कहीं भी हम लिख सकते हैं। अब मायने क्या है, क्या अर्थ है स्वास्थ्य का, उसके बारे में भी जानिए। कोई आदमी कितना स्वस्थ है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, इन दोनों चीजों को अगर जानना चाहे तो बहुत आसान बात है। शरीर के अंदर का वह गुण या हमारे अंदर का वह गुण या व्यक्ति के अंदर का वह गुण जो अधिक समय तक व्यक्ति को जीवित रखने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो। व्यक्ति के अंदर वह गुण जो अधिकतम समय तक हमें जीवित रखने में और बेहतर से बेहतर परिणाम लेने में सहायक हो, वो अर्थ है स्वास्थ्य का। यही मायने है स्वास्थ्य का। इसको अगर हम इसको अगर इन दोनों चीजों को, परिभाषा को और अर्थ को अगर हम प्रायोगिक तरीके से देखें तो बहुत आसान बात यह है कि हमारा शरीर जो भी जिम्मेदारी हमें हमारे घर, परिवार, स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज के द्वारा दी गई है, चाहे वो शारीरिक जिम्मेदारी हो या मानसिक जिम्मेदारी हो, उसको हम ज़्यादा अच्छा से कर लेते हैं। इसका मतलब हम ज़्यादा स्वस्थ हैं। और इन जिम्मेदारियों को जितना कम निर्वहन करते हैं, इसका मतलब हम उतना ही कम स्वस्थ हैं। अगर हमें फिजिकल गतिविधि दिया गया है, मसलन सुबह जाओ और एक कट्टे खेत में पानी पटा के आ जाओ, ये हमारा शारीरिक दायित्व है, शारीरिक जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं सुबह गया और अच्छे से पानी पटा के चला आया,
इसका मतलब मैं शारीरिक रूप से बहुत फिट हूँ। और मैं गया और उसे इकट्ठे पानी में पटा नहीं पाया खेत में, और वापस आ गया, थोड़ा पटाया, थोड़ा या थोड़ा छूट गया, जो भी कंडीशन हो, अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब है कि हम शारीरिक रूप से अभी अच्छे से स्वस्थ नहीं है। उसी तरीके से मानसिक उदाहरण अगर हम लेते हैं, हमें आज बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाया गया या कोई विषय पढ़ाया गया और शायद हम कुछ देर के लिए समझ भी गए या नहीं भी ठीक से समझे, होमवर्क दिया गया और घर गए तो हम बिल्कुल होमवर्क बना नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि क्या बताया गया, क्या पूछा गया। ये बहुत कोशिश भी किए, थोड़ा समझे भी, लेकिन बना नहीं पाए। तो इसका अर्थ है कि हम मानसिक रूप से अभी अस्वस्थ हैं, और अगर जो चीजें उन्होंने बताया उसको जितना ज्यादा अच्छे से हम बना सकते हैं, इसका अर्थ है कि हम उतना ही ज्यादा स्वस्थ हैं। साथियों, अभी आपको हमने स्वास्थ्य की परिभाषा और अर्थ को अच्छे से बताया है, और उस आधार पर हम लिख करके भी आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का अर्थ है, स्वास्थ्य वह गुण है जो व्यक्ति या जीव को अधिक समय तक जीवित रखता है एवं सर्वोत्तम परिणाम देता है। और परिभाषा स्वास्थ्य की कि शरीर एवं मस्तिष्क की ऐसी अवस्था में होना जिससे वह सभी कार्य सुचारू ढंग से कर सके। दोस्तों, इसको हमने लिखा क्यों है? हर मस्तिष्क की अपनी क्षमता है कि वो देखकर कितने समय तक याद रख सकता है, सुनकर कितने समय तक याद रख सकता है, समझकर कितने समय तक याद रख सकता है, और लिखकर कितने समय तक याद रख सकता है। इसीलिए समझाने के बाद मैंने आपको लिख करके ही बताया है। और ये दोनों परिभाषा या अर्थ एवं परिभाषा अपने आप में बेहद सरल और आसानी से याद रखने वाला है, जिसे आप विभिन्न परीक्षाओं में या साक्षात्कार इंटरव्यू में बेहद आसानी से बता सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ और स्वास्थ्य की परिभाषा जानने के बाद अब हम स्वास्थ्य के बारे में कुछ रोचक बातें करेंगे और इसको बोलेंगे स्वास्थ्य के आयाम क्या है। तो स्वास्थ्य के आयाम को अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य का मतलब है प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता हमारे अंदर हो, रचनात्मक क्षमता हमारे अंदर हो। तो जिसके अंदर जितना रचनात्मक प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता है वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य का पहला आयाम है उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी, ना कि चिकित्सा में खर्च, बीमारियों में खर्च या बीमार होना, ये स्वास्थ्य के आयाम नहीं है। और दूसरा जो रोचक बातें हैं स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य हमारी खुद की जिम्मेदारी तो है ही, पर खुद के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना आया पूरे दुनिया में हाहाकार मच गई और हर जगह की सरकारें अपने स्तर से काम करना शुरू कर दी। सबसे पहले तो हम लोग खुद सतर्क हो गए और हम बचाव के रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए, और उसके बाद हमारी पंचायत की सरकारों ने भी काफी कुछ काम किया, मास्क बांटा, छिड़काव का काम किया, भोजन की व्यवस्था किया, दवाई का व्यवस्था किया, और इसके बाद राज्य की सरकारें, देश की सरकारें और फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सभी ने मिलकर इस महामारी से इस विश्व को निजात दिलाने के लिए काम किया। तो स्वास्थ्य हमारी व्यक्तिगत ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी मतलब देश की जिम्मेदारी है। तो देश अपने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए या अपने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही हॉस्पिटल, जांच घर, स्वास्थ्य के लिए शैक्षणिक संस्थाएं, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें वो सरकार ने इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए बनाया है। और अगर अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी की बात करें तो ढेर सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमें सलाह देती है
और हमें जो आधुनिकतम रिसर्च है स्वास्थ्य के मुद्दे को उससे अवगत कराती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है। हमने संविधान में पढ़ा होगा कि कुछ अधिकार संविधान ने हमें दिया है, जो देश हमें देगा, हर हाल में देश को हमें देना है। ऐसे जो कुछ अधिकार है उसमें मौलिक अधिकार है और सरकारें राष्ट्रीय जिम्मेदारी और मौलिक अधिकार जो नागरिकों को मिला हुआ है इसका निर्वहन करने के लिए ही हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, पीएससी, एपीएससी, आंगनवाड़ी केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर्स, जांच घर, रिसर्च सेंटर्स, ये सभी जो सरकारों ने स्थापित किया है या निजी संस्थाओं या निजी लोगों के माध्यम से भी स्थापित किया है, वो इन दोनों जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए सरकार ऐसा करती है। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य के बारे में, इस स्वास्थ्य एक सामाजिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य एक सामाजिक कर्तव्य है। सामाजिक कर्तव्य कैसे है? अगर मोहल्ले में गंदगी है तो निश्चित रूप से बीमारी फैलेगी, तो अपने मोहल्ले को गंदगी से साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर पास के घरों में कोई व्यक्ति मर रहा है इलाज के बिना, तो निसंदेह आज भी हम सब लोग उनकी सहायता में लग जाते हैं, किसी तरीके से उनकी प्राण बच जाए। डीडीटी का छिड़काव, पंचायत जो समाज की संस्थाएं है, समाज की संस्थाएं क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है, पंचायत एक सामाजिक संस्था है। तो ये संस्थाएं या जो वार्ड मेंबर्स हैं, वार्ड कमिश्नर्स हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच है, ये सब एक सामाजिक संस्थाएं हैं। तो ये सामाजिक संस्थाएं अपने कर्तव्य का निर्वहन हमें स्वस्थ रखने के लिए करती है। और अंत में बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि सब विकास का भी एक अभिन्न अंग है स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम विकास कर सकते हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम विकास नहीं कर सकते। हम बीमार ही रहेंगे, बल्कि जो संग्रहित पूंजी हमारे पास है, इकट्ठा किया हुआ बचाया हुआ पैसा है, वो भी खर्च हो जाएगा। और इसके अलावा भी हम अपने परिवार के दूसरे सदस्यों पर आश्रित हो जाएंगे, बोझ हो जाएंगे। तो वो जो दूसरे सदस्य कमाने जा सकते थे, फ्री होकर निश्चिंतता से कमा सकते थे, वो अब हमारी चिंता या हमारे समय के लिए वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वो विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो न सिर्फ हमारा विकास प्रभावित होता है, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों का भी विकास प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य विकास का अभिन्न अंग है। तो ये बेहद 4-5 महत्वपूर्ण आयाम थे, इंटरेस्टिंग बातें थी स्वास्थ्य के बारे में, जो हमने आपके साथ साझा किया है। तो अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं। जब हम स्वास्थ्य के विषय में बात करने बैठे हैं तो स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और जिसमें सबसे पहला है शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने शारीरिक स्वस्थ हैं, और यही भौतिक स्वस्थता को बताया जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं और तंतु है यानी सेल्स हैं, वो कितने अच्छे से काम कर रहा है और उसका फंक्शन कैसा है, ये डिपेंड करता है कि हम शारीरिक रूप से कितने प्रभावी हो सकते हैं, कितने कार्यशील हो सकते हैं। और यही अगर हम शारीरिक रूप से ज्यादा कार्यशील है तो यही भौतिक कार्यशीलता है, और यही हमारा अच्छा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का कह सकते हैं कि वो एक पहचान है। और जो दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य के
और स्वास्थ्य के जो दूसरा प्रकार है वो है मानसिक स्वास्थ्य। वो है मानसिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य क्या हुआ? मानसिक स्वास्थ्य का ये एक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि हम यहाँ से किसी अपने रिलेटिव के यहाँ गए, हम शहर के रहने वाले हैं और हम गांव में किसी रिलेटिव के यहाँ गए, वहाँ के वातावरण थोड़े अलग है, वहाँ का रहन सहन भी थोड़ा अलग है, कुछ चीज़ें ऐसा है जो हमारे से बहुत अलग है, लेकिन हम वहाँ कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे हम वहाँ घुल मिल जाते हैं और वहाँ पर भी हम अपना डिलीवर करते हैं। वहाँ पर भी हम ये सोचते हैं कि आज हमारा ड्यूटी ऊपर वालों ने यहाँ लगाया है, तो यहाँ हम आए हैं, तो यहाँ हमारी एक जिम्मेदारी है। तो जिस कार्य के लिए हम जहाँ गए हैं वहाँ बेहतर संतुलन स्थापित करना, वहाँ के लोगों से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ के पद्धतियों से और वहाँ के संस्कृति से बेहतर तालमेल बैठा करके और उसके बाद जिस कार्य के लिए वहाँ गए हैं वो कार्य को अच्छे से करना, ये मानसिक स्वास्थ्य का एक उदाहरण है। मान लेते हैं कि आज हमारी जिम्मेदारी कुछ ऐसे जगह पर दी गई जिसके बारे में पहले से, या ऐसे कार्य मुझे दिए गए जिसके बारे में पहले से मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन हम अपने मस्तिष्क का उपयोग कर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आज सीखा है और उसके बाद उस कार्य को किया है। थोड़ा अच्छा या थोड़ा खराब, पर हमने उस कार्य को किया है जितना हमने सीखा है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य का एक दूसरा उदाहरण है। मानसिक स्वास्थ्य का उदाहरण यह भी है कि हम अपने परिवार में किस तरह से बेहतर तालमेल बैठा के चल सकते हैं। परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग सोच होंगे। कोई उदार होगा तो कोई कठोर होगा, कोई कंजूस होगा तो कोई अच्छे से खर्च करने वाला होगा, कोई किसी की तारीफ करने वाला होगा तो कोई शिकायत करने वाला होगा। इन सभी चीजों में हम कैसे बेहतर तालमेल बना करके और सभी के साथ बेहतर तालमेल अगर हम बना लेते हैं तो यही हमारी मानसिक स्वस्थता की पहचान है। तो कई उदाहरणों से आपको हमने यह समझाने का प्रयास किया है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। आइए अब हम स्वास्थ्य के तीसरे प्रकार की बात करते हैं और यह है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का ये अर्थ हुआ, जैसा कि मैंने इसमें उदाहरण भी दिया था, कि आप कहीं जाते हैं तो बेहतर तालमेल स्थापित करके अपने कार्य को करके आते हैं, परिणाम लेकर के आते हैं। यही सामाजिक स्वास्थ्य का भी उदाहरण हो सकता है। दोस्तों सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ कि समाज के साथ अच्छे से तालमेल बना करके चलना। समाज में हमारे अगल बगल के घर के अलावे हमारे ऑफिस, कचहरी, सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, कोचिंग सेंटर्स, दुकान, मॉल, ये सब हमारे समाज के विभिन्न अंग हैं। इन सभी से अगर हम बेहतर तालमेल बना के चलते हैं तो यह सामाजिक स्वास्थ्य का एक पहचान है। सामाजिक स्वास्थ्य को हम 2 भागों में बांटेंगे, भावनात्मक और आध्यात्मिक। दोस्तों सामाजिक स्वास्थ्य को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं, भावनात्मक और आध्यात्मिक। भावनात्मक स्वास्थ्य का यह मतलब हुआ कि जहां भी जो भी तरह की अच्छी और बुरी परिस्थिति है, हमारा दिल, हमारा मस्तिष्क उन चीजों को अच्छे से समझ रहा है, उस परिस्थितियों का अच्छे से आकलन कर रहा है। और तब अगर अच्छे से आकलन कब करेंगे, जब हमारी भावनाएं हमारे साथ होगी। भावना से हम किसी चीज को अच्छे बुरे समझते हैं। मसलन वहां कोई रो रहा है और हम गए तो देखे वहां पर किसी का मृत शरीर पाया हुआ है, तो उस समय हमारी भावना क्या होगी? अगर हम वहां पर खिलखिला के हंस पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। वहां पर जाकर के हमारी अंदर की भावना, बनावटी नहीं, हम चाहे तो रो सकते हैं, चाहे तो हंस सकते हैं, वो एक अभिनेता का काम है। वो
सामाजिक स्वास्थ्य का उदाहरण नहीं है। अंदर से क्या आ रहा है? अंदर से आंसू आ रही है, अंदर से चित्कारें आ रही है, अंदर से संवेदना आ रही है, अंदर से खुशी महसूस हो रही है, अंदर से हंसी महसूस हो रही है। तो ये समय और परिस्थिति या घटनाओं के अनुसार जो हमारी भावना व्यक्त हो रहा है, हमारे अंदर भावना विकसित हो रहा है, वो कैसा विकसित हो रहा है? क्या वो परिस्थिति के अनुकूल विकसित हो रहा है? अगर परिस्थिति के अनुकूल विकसित हो रहा है तो हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं, और अगर परिस्थिति के अनुकूल हमारी भावनाएं विकसित नहीं हो रही है तो वो हम, इसका मतलब ये है कि हम परिस्थिति, हमारा मानसिक रूप से हम बहुत स्वस्थ अभी, भावनात्मक रूप से स्वस्थ अभी नहीं है। दोस्तों, अध्यात्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ प्रवचन कीर्तन नहीं होता है। अध्यात्म मतलब ये हुआ कि हमारे पुरखों की परंपराओं को हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना, यह अध्यात्म है। वास्तव में यही अध्यात्म है। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे कार्य, हमारे कर्म, हमारी प्रसिद्धि, हमारे पुरखों की प्रसिद्धि, पुरखों के कार्य, पुरखों की परंपरा, पुरखों का संस्कार हम अगर आने वाले पीढ़ी को नहीं देते हैं तो ये आध्यात्मिक लॉस है, और अगर देते हैं तो यही अध्यात्म है। अध्यात्म को अक्सर लोग पूजा पाठ से जोड़ते हैं, लेकिन पूजा पाठ भी हमारी संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारे संस्कार है, इसलिए हमें दोनों चीजें एक जैसी लगती है। पर अध्यात्म का सही मतलब सिर्फ पूजा पाठ, पूजा पद्धति नहीं है। हमारे पुरखों के संस्कार, परंपरा, सीख, उनकी प्रसिद्धि, उनके कार्य आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, ये अध्यात्म है। क्योंकि रामायण हमारे संस्कार, हमारे कर्म रहे हैं, हमारे पुरखों के, महाभारत, गीता, वेद, तो इसीलिए उन सब की जब हम चर्चा करते हैं तो अब लगता है कि ये पूजा पाठ है। नहीं, वो अध्यात्म है। और उन किताबों, उन प्रवचनों और उन सभाओं के माध्यम से हम अध्यात्म को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ी की तरफ। आप देखते होंगे कि जब प्रवचन कीर्तन होते हैं तो बच्चे, युवा कम और माताएं ज्यादा, और तुम्हारे पिताजी लोग हैं वो ज्यादा पहुंचते हैं। वो वहां क्यों पहुंचते हैं? हमें वहां उतना मन नहीं लगता है बच्चों को, लेकिन वो पहुंचते हैं। वो पहुंचते हैं क्योंकि वो लेते हैं, ग्रहण करते हैं वहां से चीजों को, अपने पुरखों की, अपने गुरुओं की परंपरा को, और फिर वो यहाँ घर पर आकर के वो चीजें अपने बच्चों को देते हैं, और वो संस्कार हमें धीरे धीरे आती है। फिर हम जब बुजुर्ग प्रौढ़ावस्था में होते हैं या युवा अवस्था में आ जाते हैं तो फिर हम अध्यात्म सभाओं में जाना हमें अच्छा लगने लगता है। तो सामाजिक स्वास्थ्य के दो चीज हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा, अर्थ, आयाम और प्रकार सभी पर बात कर लिए, लेकिन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या कारण है जिससे हम अस्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी। अगर ये नहीं जाने तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई है। तो आज के सेशन की अंतिम बात हम आपसे करने वाले हैं कि स्वास्थ्य को कौन कौन से तत्व कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो कई कारणों को हमने इसमें रखा है, और जो सबसे पहला कारण है वो अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब ये हुआ कि माता पिता में जो गुण या अवगुण था वो बच्चों में आना। पिता में कोई एक लोग मंद बुद्धि के होते हैं। एक उदाहरण के साथ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अक्सर यह देखा गया है कि उसके बच्चे भी थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो अनुवांशिकी आती है। रंग, माँ बाप गोरा है तो बच्चे भी गोरे होते हैं, माँ बाप काले हैं तो बच्चे काले होते हैं। तो ये गोरा काला होना कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो साथियों, काला होना कभी कभी मानसिक
स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कुछ लोग जो काले होते हैं उनके अंदर हीन की भावना आती है, वो लोगों से खुद को अलग महसूस करने लगते हैं। लोगों के बीच बैठना बोलना उनको अच्छा नहीं लगता है और इसके लिए वो समाज को दोषी मानते हैं। और जो दूसरी कारण है वो बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण मतलब घर के बाहर के वातावरण। अगर घर के बाहर कोई ऐसे लोग हैं जो चोर हैं, या वहाँ ज़्यादातर लोग बदमाश हैं, या ज़्यादातर लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, या ज़्यादातर लोग आपस में झगड़ते हैं, या ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य का या हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम भी उनके जैसे बनना शुरू करते हैं, उनके जैसे सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि उसी वातावरण में हम बड़ा हुए हैं या हम रहे हैं। ठीक इसी तरीके से सामाजिक वातावरण के बारे में भी कहा जाता है कि आप देखते होंगे कि किसी जगह के लोग, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग वहाँ बहुत लंबे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है, इस वातावरण से ही लोग लंबे पैदा होते हैं। कहीं कहीं देखते हैं कि कुछ हाइट कम होता है, कहीं किसी इलाके में मूछें कम आती है, कहीं किसी इलाके में सारे लोग गोरे होते हैं। तो ये वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है और वो वातावरण उसी हिसाब से हमारे अंदर सोच विकसित करता है, हमारे अंदर व्यवहार विकसित करता है। दूसरा एक और उदाहरण से इसको समझे कि अगर हम बहुत प्रदूषित इलाके में रहते हैं, ये हमारा जो समाज है, सामाजिक वातावरण है, प्रदूषित है, हाईवे है, सड़कें हैं, बालू के टीले हैं, या औद्योगिक क्षेत्र में हम रह रहे हैं, तो ये सभी चीजें निश्चित रूप से हमारे अंदर बीमारियां पैदा करेगी, वायु प्रदूषण होगा और हम बीमार होंगे। तो सामाजिक वातावरण काफी हद तक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति। हमारे घर की स्थिति बहुत ही गरीबी वाला है और बगल के सारे घर देख रहे हैं कि बहुत अमीर है, वहाँ लैपटॉप, टीवी सब कुछ है और हमारे पास एक रेडियो तक नहीं है। तो ये हमें बहुत प्रभावित करता है मानसिक रूप से, और ये हमें प्रभावित करता है शारीरिक रूप से भी, तब जब हमारे पास खाने के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बगल वाले खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, और हम किसी तरीके से खा रहे हैं, तो दोनों के स्वास्थ्य में अंतर होना लाजमी है। उनका स्वस्थ होना और हमारा कम स्वस्थ होना या बीमार रहना, ये बिल्कुल लाजमी है, और ये सामाजिक आर्थिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसके बाद आते हैं भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का ये मतलब हुआ यहाँ की हवाएं कितनी शुद्ध है, यहाँ के पानी कितने शुद्ध है, यहाँ कचरा प्रबंधन का क्या व्यवस्था है, यहाँ ड्रेनेज नालों की क्या व्यवस्था है, यहाँ बरसात के पानी बहने की क्या व्यवस्था है। ये सभी चीजें भौतिक वातावरण में है। अगर ये सभी चीजें सही है तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा, और अगर ये सभी चीजें जितनी बुरी स्थिति में होगी, हमारे स्वास्थ्य पर उतना ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैविक वातावरण, दोस्तों जैविक का मतलब जीव से है, तो जैविक वातावरण का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जंगल में रहते हैं तो निश्चित रूप से कीड़े मकोड़े, सांप इत्यादि का खतरा वहां बना रहता है। हम खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां भी हमें कई चीजों का जैविक खतरा या हमारे ऊपर मंडराता रहता है। तो जैविक वातावरण भी, जंगलों में अगर रहते हैं तो पेड़ पौधे हमें अच्छी हवा भी देते हैं। तो जैविक वातावरण हम कह सकते हैं कि इस वातावरण का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर पड़ता है, पर दोनों ही असर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब आते हैं रहन सहन। रहन सहन एक बहुत बड़ा कारण है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने में। आज कल तो और भी ज्यादा
बल्कि हम ये कहें कि इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा रहन सहन ही प्रभावित करता है। शहरी कल्चर गांव में भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और गांव शहरी लोग लेट से उठते हैं। अपने जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण समय 24 घंटा का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो सुबह का 4 से 6 या 5 से 7 अब कह सकते हैं। यह समय हमारा मस्तिष्क बिल्कुल साफ होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन ये समय शहरी वातावरण ने गंवा दिया है। शहरों में अब लेट तक सोते हैं, बच्चों की बात तो छोड़िए, माँ बाप भी सोए रहते हैं, तो बच्चे फिर कैसे उठेंगे। यह चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। उठना तो छोड़िए, खाना भी, बाहर का खाना बहुत शौक से खाते हैं। जो जितना बाहर का खाना खाए वो उतना ज्यादा फैशनेबल, स्टैंडर्ड और प्रतिष्ठित हो गए। ये कॉन्सेप्ट हमारे समाज में डेवलप हो गई है, गांव में भी और शहरों में भी। नहाने की बात छोड़िए, गर्म पानी से नहाना, जो जितना स्टैंडर्ड है वो उतना गर्म पानी से नहाता है। तो गर्म पानी से नहाना भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गर्मी के दिन में ठंडा पानी पी लेना या कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, ये भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। गर्मी के दिनों में नसें फैले होते हैं और अगर हम अचानक ठंडा पानी पिएंगे तो नसें हमारे सिकुड़ जाती है, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती है। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक का जो सिस्टम डेवलप हुआ है, ये सारे सिस्टम गैर प्राकृतिक है। ये प्रकृति के अनुरूप या प्रकृति के बनाए गए नियम के अनुरूप नहीं है और ये सभी हमारे अंदर स्वास्थ्य के कारक को प्रभावित करता है या हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। और ये दुख की बात तो ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे गांव में भी शिफ्ट कर रही है। होना तो ये चाहिए था, जो गांव की अच्छी प्रथाएं थी वो धीरे धीरे समाज में आता, शहर में आता तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो रहन सहन एक बहुत ही प्रभावित करने वाला कारक है। एक और महत्वपूर्ण कारक है राजनीतिक। राजनीतिक रूप से राजनीतिज्ञों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान किए हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, प्रति व्यक्ति कितने डॉक्टर्स हैं, प्रति आबादी कितने हॉस्पिटल हैं, कितने रिसर्च सेंटर्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने जांच केंद्र हैं। तो ये सभी चीजें, ये एक राजनीतिक विषय है, इसे स्थापित करना एक राजनीतिक विषय है। राजनीतिक विषय यह भी है कि लोगों को हम विभिन्न बीमारियों के बारे में कितना जागरूक करते हैं। तो जिस देश में या जिस शासन में ये सुविधाओं का अभाव है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, जांच केंद्र, जागरूकता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी सेंटर्स, जहां जितने कम है, जहां जागरूकता जितना कम है, वहां के लोग उतना ही ज्यादा बीमार रहते हैं, बीमारी में पैसा खर्च करते हैं, बीमारी में समय बर्बाद करते हैं और बीमार से अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करते हैं। तो जो राजनीतिक निर्णय है, अगर वो अच्छे से किया गया, हॉस्पिटल अच्छे हैं, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएं अच्छी है, जांच केंद्र ज्यादा है, स्वास्थ्य केंद्र कम लोगों पर है, प्रति व्यक्ति कम लोगों पर ज्यादा डॉक्टर्स है, वहां कहा जाएगा कि वो राजनीतिक रूप से वहां की सरकारें अच्छी है, वहां के शासन अच्छा है और वहां पर निश्चित रूप से बीमार लोग कम मिलेंगे। तो राजनीतिक कारण भी बहुत प्रभावित करता है। दूसरा है शैक्षणिक कारण। अभी जैसा मैंने रहन सहन में बताया, हर कोई को पता है कि सुबह उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पर उठते कितने लोग हैं। तो ये शिक्षा, तो शिक्षा ही हमें बताएगा ना कि सुबह उठना हमारे लिए कितना जरूरी है, कौन सा भोजन खाना हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, हमें कितना पानी पीना है, कौन से फल में कौन सी विटामिन है, सस्ता में एक अच्छा दैनिक पोषण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कितना भोजन चाहिए, जवान को कितना चाहिए, बुजुर्गों को कितना चाहिए, बीमार लोगों को क्या चाहिए, ये सभी चीज शिक्षा बताता है। तो जिस समाज में शिक्षा का स्तर या शिक्षा का अनुपात जितना ज्यादा है या शिक्षित लोगों की संख्या जितना ज्यादा है,
वहाँ बीमारियां उतनी ही कम है, और जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत लो है, शिक्षित लोग बहुत कम है, वहाँ निश्चित रूप से बीमारियां ज्यादा है। उदाहरण के लिए हम केरल और बिहार या यूपी या उड़ीसा या झारखंड किसी को भी एक साथ तुलना कर सकते हैं। केरल में शिक्षा का अनुपात ज्यादा है, वहां बीमारी बहुत कम है, वहां राजनीतिक रूप से चिकित्सा संस्थानें भी बहुत है। हमारे जगह शिक्षा कम है, शैक्षणिक स्तर कम है, शिक्षा का अनुपात कम है, शिक्षित लोगों की संख्या कम है, तो हम केरल के अनुपात में ज्यादा बीमार रहते हैं, ज्यादा कुपोषित रहते हैं। मृत्यु वहां से ज्यादा यहाँ के लोगों की, बच्चों को जन्म देने में माँ की मृत्यु या फिर बच्चों की मृत्यु की संख्या देखें तो उन शिक्षित जगहों से हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस बीमारी में क्या करना है, प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से देखभाल करनी है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में को अगर हम और चर्चा करेंगे तो उसको 3 मुख्य रूप से बांटेंगे। जो सरकारें हैं, जो मैंने पहले ही बताया था कि हमें स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी न सिर्फ हमारी है बल्कि हमारे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों की भी है। तो सरकारें क्या करेगी? सबसे पहले हमें निरोधक उपाय बताएंगे। निरोधक उपाय मतलब यह हुआ कि हमारे लोग कम से कम बीमार हो, बीमार ही ना हो या बहुत कम बीमार हो, इसके उपाय करना। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? लोगों को जागरूक कर सकते हैं, चिकित्सीय शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, चिकित्सीय शिक्षा को कई रूपों में बांट सकते हैं। जैसे स्कूलिंग शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च करके हमने बांटा है, हम चिकित्सीय शिक्षा को भी इन चीज़ों में बांट सकते हैं। और लोगों को पता होगा कि ये करेंगे तो हमें ये बीमारी होगा, तो वो ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि अगर हमें बीमारी हो गया तो क्या करना है। तो सरकारों की काम उपचार का भी है। तो उपचार के क्या साधन है, सरकार ने उपचार के लिए क्या व्यवस्था किया है। फिर मैं वही दोहराऊंगा, कितने स्वास्थ्य केंद्र है, कितने उप स्वास्थ्य केंद्र है, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कितने जांच सेंटर्स हैं, कितने परामर्श केंद्र है। ये सभी व्यवस्थाएं अगर अच्छी है तो हम जल्दी से उपचारित हो सकते हैं, मतलब ठीक हो सकते हैं। और एक और काम है कि स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न चीजों को साधारण से साधारण लोगों के तक जागरूक किया जाए, पहुंचे। इस तरह से हम क्या पोस्टर, बैनर, कविताएं, फिल्म, प्रेरक फिल्में, प्रेरक भाषण, प्रेरक लेख, प्रेरक आलेख, प्रेरक कहानियां, प्रेरक फिल्में, लघु फिल्में इत्यादि के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, ताकि वो स्वास्थ्य के बिंदु पर जागरूक हो और वो बीमार ना पड़े, या पड़े तो जल्दी से उपचारित होकर के ठीक हो जाए। तो साथियों, आज मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में बातें की है आपके साथ। हमने बात किया है स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य के आयाम, स्वास्थ्य के प्रकार और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों, जो भी प्रायोगिक परीक्षा में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, या फिर सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, या फिर टीचर्स की तैयारी करने वाले लोग हैं, उन तक आप हमारे वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि स्वास्थ्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी धारणाओं से अलग हटकर ये बिल्कुल साधारण तरीके से और बहुत संक्षेप में एक विस्तृत जानकारी उनको मिल सके, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमने इस वीडियो में यही कोशिश किया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।